हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से, और आज हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में बनने वाले प्रमुख मुद्दों पर। दोस्तों, मैं दोनों तरह के मुद्दों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो सरकार के खिलाफ हैं, यानी विपक्ष के पक्ष में हैं। फिर मैं उन मुद्दों पर चर्चा करूंगा जो मोदी सरकार के लिए फायदेमंद है, जो सरकार के पक्ष में है। तो आइए एक एक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भारत के इतिहास में इस समय बेरोजगारी दर अपने चरम पर है। ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं देखी गई थी। हर तरफ वैकेंसी आती है लेकिन कभी पूरी होती नहीं है, या तो पेपर लीक है, या सरकार उसको रोक लगा देती है, या किसी न किसी कारण से संशोधन करके परीक्षा को टाल दिया जाता है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जो केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ काम आएगा। दूसरा मुद्दा है केवल दो लोगों को सरकार का पूरा समर्थन, यानी प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन भी केवल दो लोगों के पक्ष में, अंबानी और अडानी। मोदी सरकार के दो मित्र माने जाते हैं, और सब कुछ देश का जो भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है लगभग 90% इन्हीं दो लोगों में से किसी एक को दिया जा रहा है। और ये लोग कीमत कैसे चुकाते हैं? इस समय जो टेलीविजन चैनल हैं लगभग सारे इन्हीं दोनों लोगों के हैं। उन चैनलों पर से इनका खूब महिमा मंडन, विपक्ष की खूब बदनामी की जाती है। मतलब संविधान, लोकतंत्र, मीडिया, हर चीज के मूल्य का, मानक का एकदम तहस नहस किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, और यहीं से संविधान खतरे में दिखाई देता है, और इसलिए यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है सरकार के खिलाफ। अगला मुद्दा अडानी की कंपनी से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा है। बहुत ही हरा भरा जंगल है, हाथियों का रहने का स्थान है प्रमुखतः। वैसे तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन प्रमुखतः हाथियों के रहने का जंगल है वो, और वहां रहने वाले आदिवासियों का वो घर है। उसे खदान के लिए काटा जा रहा है, और वो खदान पहले से ही लीज पर दे दी गई है अडानी को। तो अडानी के खिलाफ यहां एक बड़ा माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में, हसदेव जंगल को काटने के खिलाफ। देखिए, यहां लिखा है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान से जी नहीं भरा क्या? अब जंगल काटकर 70 डिग्री पहुंचाने का इरादा है क्या? इससे फॉरेस्ट के लोग ये नारा लगा रहे हैं। यानी सरकार के इस कारनामे से न केवल आदिवासी और वहां के जानवर पीड़ित होंगे, बल्कि सभी लोग पीड़ित होंगे, क्योंकि कोई भी जंगल अगर काटा जा रहा है तो पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति है। यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, उन नदियों का जो स्रोत है सूख जाएगा, और इस कारण से उधर सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अगला मुद्दा है जस्टिस फॉर मणिपुर। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर को हिंसाग्रस्त छोड़ दिया गया, सरकार एकदम आंख मूंद ली, मानो कि सरकार ही उसमें हिंसा में शामिल हो, क्योंकि ऐसे तो सरकार कोई आंख नहीं मूंदती। दो ही सरकारों ने आंख मूंदा है। एक जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा था 1990 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की समर्थन से चल रही बीपी सिंह सरकार ने आंख मूंद लिया था। इन दोनों नेताओं ने भी कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, बल्कि उसी समय आडवाणी जी राम मंदिर रथ यात्रा शुरू कर दिए थे। कश्मीर में कश्मीरी पंडित काटे जा रहे थे, जाकर वहां नारा लगाना चाहिए था, लेकिन ये गुजरात से अयोध्या मंदिर बनना था, जा रहे थे रथ यात्रा करने बिहार। तो एक तो तब उपेक्षा की गई थी कश्मीर में हो रही हिंसा पर, और दूसरा इस समय जब मणिपुर जल रहा है, मोदी जी की सरकार ये उपेक्षा कर रही है। ध्यान दीजिएगा, 1990 में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के समय पर बीपी सिंह की सरकार थी भारत में, जिसको बीजेपी का समर्थन था। तो मणिपुर की हिंसा, वहां महिलाओं का नग्न परेड कराया जाना, यह पूर्वोत्तर में बहुत बड़ा मुद्दा बना है। शेष मानवता प्रेमी इससे बहुत चिंतित हैं। अगला मुद्दा है नया काला कानून। जो ट्रिपल कानून आया है उसमें इतनी खामियां हैं कि उससे बहुत सारे लोग बड़े चिंतित हैं, खासकर ड्राइवर वर्ग। जो उसकी धारा 106 का खंड 2 है,
वो ड्राइवरों को बहुत सता रही है और सुनने में आ रहा है कि कल यानी 26 जनवरी से सरकार इस कानून को लागू कर सकती है। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत भयावह हो जाएगा, क्योंकि हर तरफ चक्का जाम होगा। यदि ऐसा नहीं भी हुआ और सरकार इस कानून को बनाकर बदलेगी नहीं, लागू भले न करे, बनाए रखेगी, तो भी चुनाव में लोगों को डर रहेगा कि अगर ये सरकार आएगी तो ये कानून लागू कर देगी जो इसने बनाया है। तो अगर ये चुनाव के पहले से खत्म नहीं कर देंगे तो चाहे भले इसको लागू न करें, ये मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अगला है सबके राम। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा है कि बीजेपी ने जिस राम को अपनाया है, जिस हनुमान जी की चित्र लगाती है, सब में हिंसा का तत्व दिखाई देता है। मतलब वो गुस्से में है। वो गुस्सा उनका किन पर है पता नहीं। और जो बीजेपी के हिंदुत्व में जो हिंदू हैं वो भी उग्र दिखाई देते हैं। अभी गाना वायरल हो रहा है, गाली दी जा रही है, मां की गाली देकर के राम की भजन गाई जा रही है। मतलब राम जी की भजन गाने में मां को गाली दी जा रही है। किसके मां को? जिन लोगों की राम में आस्था नहीं है उनकी मां को। आपने देखा कि चर्च पर चढ़ करके लोग स्लीब में भगवा झंडा फहरा रहे हैं। ऐसे तो राम नहीं थे, राम तो सबके हैं। तो अब ये राम सबको आशीर्वाद देने वाले नहीं बल्कि सब पर तीर चलाने वाले बन गए, और उनके तीर धनुष वाले राम सबको नहीं पसंद है। इसी नाते सबके राम एक मुद्दा बनेंगे, यानी कि जो उदारवादी हिंदुत्व है, जिसमें सहिष्णुता है, जिसमें सबके लिए प्यार है, जिसमें कुरीतियों के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतने की बात है, जिसमें समाज की जो पुरानी कुरीतियां थी उनसे दूर हट करके आगे चलना है, अच्छा वातावरण बनाने का भाव है, उस तरह के हिंदुत्व को भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है तमाम हिंदुओं द्वारा कि हम बीजेपी के हिंदुत्व को नहीं मानते, हमारा हिंदुत्व वो है जिसमें सब कुछ सौम्य रूप में है। एक मुद्दा है चीन का अतिक्रमण। ये चीन का सैटेलाइट से लिया गया फोटो है। पहले इतनी बस्ती बसी थी, अब ये इतनी हो गई है। तो दोस्तों देख लीजिए चीन कैसे अतिक्रमण कर रहा। कभी इतनी बस्ती बसाया, आज इतनी बस्तियां बसा दिया है, और सरकार द्वारा उसको पूरी तरह नकार दिया जाना, यह भी एक मुद्दा है। वैसे अपने देश में इस तरह के मुद्दों को जो कि सबसे गंभीर होते हैं, हम गुलाम लोग, जी हाँ, हम गुलाम लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। यह हमेशा गुलाम रहा है। जितना मैदानी इलाका है, सिंधु घाटी से लगाए ब्रह्मपुत्र घाटी तक का, ये गुलामी उसमें हमेशा रहा, क्योंकि हमेशा इस पर विदेशी आक्रांता आए और गुलाम बनाते रहे। लेकिन यहां के लोग कोई जब विदेशी गुलामी का नया कारण दिखता है तो उस पर चिंतन नहीं करते, चिंता भी नहीं करते। उसी का ये नमूना है, वानगी है कि चीन इतना कब्जा किया था, अब इतना कर लिया है, लेकिन कोई सरकार का तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल, बल्कि सरकार नकार रही है सिरे से और कहती है कि जो कुछ भी कोई कह रहा है गलत है। तो चीन के द्वारा अतिक्रमण भी एक मुद्दा बन रहा है। ये महिला सुरक्षा, जिसमें कई चित्र आप देख सकते हैं। महिला सुरक्षा में न केवल मोदी सरकार फेल रही है, बल्कि महिलाओं को सुरक्षित करने में इस सरकार में बैठे सांसद, मंत्री, नेता खुद भागीदार रहे हैं। जहां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपिक भारत के खिलाड़ी महीनों महीनों तक धरना दिए थे एक सांसद के खिलाफ न्याय मांगने के लिए, और सरकार ने बड़ी बेशर्मी से बचाव किया। तो वहीं इससे भी ज़्यादा बेशर्मी सरकार ने यहाँ दिखा दी कि इस एक महिला के साथ गैंग रेप करके इसके गर्भ के बच्चे को और इसके जो पैदा बच्चा था, जो जीवित थी 3 साल की बच्ची, उसको पटक कर मार देने वालों को और उसके सभी परिजनों की हत्या कर देने वालों को बरी कर दिया। गुजरात की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की सहमति से। तो नारी सम्मान के मानक पर तो ये सरकार बहुत ही पीछे छूट गई, बहुत पीछे छूट गई, इतना नीचे गिर गई कि ऐसी किसी सरकार से तो कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला मुद्दा है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम का, कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के पक्ष में आंदोलन करते हुए जब आंदोलनकर्मी दिल्ली पहुंचे थे, तो किसान आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ था।
भारत में सरकारी कर्मचारियों की संख्या करोड़ों से ऊपर है और हर एक परिवार में अगर 4 से 5 वोट माना जाए तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसके 5 गुना वोट हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये इनके पॉकेट से जुड़ी बात है, जिंदगी से जुड़ी बात है। इस नाते ये कर्मचारी जाति धर्म की राजनीति से परे हो जाते हैं और ये एक न्यूट्रल बात करने लगते हैं। तो ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है मोदी सरकार के खिलाफ। पुरानी पेंशन है हमारा हक, ये मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा है। वी वांट ओल्ड पेंशन। अगला मुद्दा है छोटे कारोबार करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, मझोले दुकानदार, इनकी रोजी रोटी बहुत ही तंग है क्योंकि बड़े बड़े मेगा मॉल खुल गए हैं। खासकर रिलायंस जो है हर क्षेत्र में, फुटकर में भी, रिटेल में भी उतर गई है। और आप जानते हैं कि रिलायंस इतना बड़ा ड्रैगन है कि वो अपना सामान कंपैरेटिवली बहुत सस्ते पर बेच भी दे अगर 2, 4, 5 साल तक, तो भी वो सर्वाइव करेगा। और उतने में ये दुकानदार मर जाएंगे और जब ये मर जाएंगे, शटर गिरा करके भाग जाएंगे, तब वो अपना दाम बढ़ा लेंगे, जैसा कि पूंजीवादी देशों में होता रहा है। भले भारत के संविधान में भारत को समाजवादी कहा गया है, लेकिन वर्तमान सरकार की नीतियां समाजवादी नहीं हैं। इसी नाते छोटे मझोले कारोबारी भी बहुत परेशान हैं। अगली बात आती है किसानों पर। किसानों का एमएसपी का मुद्दा अभी भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने कार चढ़ा दी थी, कई किसान मर गए थे, वो मामला जहां का तहां पड़ा हुआ है। तो किसानों का दर्द, भले उन 3 कानूनों के खिलाफ उनका आक्रोश बढ़ा था जिन्हें वापस ले लिया गया, लेकिन उसी में वो कुछ और भी मांग कर रहे थे। वे मांगे बाकी हैं और सुनने में आ रहा है कि 1-2 दिन में दिल्ली के बॉर्डर पर फिर किसान आ रहे हैं। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। इस मुद्दे ने और ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के अपमान के मुद्दे ने जाटों को बीजेपी से दूर किया है, किसान जातियों को बीजेपी से दूर किया है, जो मोस्टली ओबीसी जातियां हैं और जिनका समर्थन भाजपा को रहा है। तो इस चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह बहुत बड़ा डेंट करने जा रही है बीजेपी को। अगला एक मुद्दा है जो इमोशनल है, वो है सोशल इंजीनियरिंग का, जिसमें जातीय जनगणना की मांग को केंद्र सरकार द्वारा नकारा जाना उसके खिलाफ ठप्पा लगाने वाला है। व्यक्तिगत रूप से मैं जातीय जनगणना का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मेरी समझ से जातीय जनगणना से सवर्णों का कोई नुकसान नहीं होना है। मैं सवर्ण होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते ये बात कह रहा हूं। जो भी हमारे सवर्ण दर्शक सुन रहे हैं, एकदम निश्चिंत रहिए, इससे किसी भी हित की हानि नहीं होनी है। हाँ, इसे जितना लाभदायक बताया जा रहा है उतना लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सरकारों के क्रियाकलाप पर निर्भर करेगा। लेकिन इससे कुछ लाभ अगर मिल जाए तो भी यह किसी के खिलाफ होने वाला नहीं है। चाहकर भी जातीय जनगणना को आप किसी के खिलाफ प्रयोग में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अभी बिहार की जातीय जनगणना हुई तो वहां आंकड़े क्या निकल कर आए कि 25% ब्राह्मण, 25% राजपूत, 25% भूमिहार भी गरीब निकले, 35% ओबीसी गरीब निकले और 42% एससी गरीब निकले। तो कहां कौन अधिक कम है? लोगों के तो दिमाग में यह भ्रम पड़ा था ना कि सारे सवर्ण अमीर है, 25% गरीब निकले। तो उन गरीबों के लिए भी तो रक्षा उपाय करना होगा। यानी जाति जनगणना वास्तव में एक अच्छा मुद्दा है। इससे अब एक नया वर्ग बनेगा, वो होगा गरीबों का वर्ग, जो पीछे छूट गया तबका है उसका वर्ग। जाहिर सी बात है कि नीचे की जातियों में ज्यादा लोग मिलेंगे, तुलनात्मक रूप से ऊपर की जातियों में कम लोग मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे सभी में। तो सरकारों को, समाज को सुधारने का एक नया मौका मिलेगा इस जातीय जनगणना से। लेकिन मोदी सरकार ने इसको नकारा है शुरू में। बिहार की जातीय जनगणना को रोकने के लिए, उसके आंकड़ों को प्रकाशित होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने रिट फाइल की थी, बहुत तरह तरह के अवरोध डाले। इसलिए जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के हाथ में है, भाजपा के हाथ में नहीं है। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। अगला मुद्दा इसी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक न्याय का। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने जातीय जनगणना को मना कर दिया, तो सामाजिक न्याय भी उसके मुट्ठी से बाहर निकल गया। यानी सामाजिक न्याय का नारा, सामाजिक न्याय का मुद्दा विपक्ष ने पकड़ लिया है। इससे निचले तबके में बहुत बड़ा एक समर्थक वर्ग तैयार होगा विपक्ष के पक्ष में और सत्ता के खिलाफ। उत्तर भारत में इस मुद्दे का बहुत महत्व है। अगला एक मुद्दा है संविधान बचाओ। यह हर कोई जानता है कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी भारतीयों में एकता, अखंडता
और व्यक्तियों की गरिमा बढ़ा करके लोगों में बंधुता यानी भाईचारा पैदा करने का प्रयास करता है। प्रस्तावना में लिखा है लोगों में बंधुता भाईचारा बढ़ाने के लिए, जबकि मोदी सरकार की राजनीति यानी बीजेपी की राजनीति नफरत पर आधारित होती है। ये हर लोग जानते हैं। नफरत पर आधारित होने का वानगी यहां तक पहुंच गई है कि मणिपुर जल रहा है, वहां कुकी समुदाय के लोग जल रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सरकार इसलिए चुप बैठी है, इसका आईटी सेल दुष्प्रचार करता है कि कुकी तो ईसाई हैं और मैतेई वहां हिंदू हैं, हिंदुओं का परचम ऊपर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यानी नफरत को इस कदर बढ़ा दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर भी अब धर्म और पंथ मजहब के हिसाब से देखा जा रहा है। हम जैसे संविधान प्रेमी ये मानते हैं कि यह संविधान के बहुत विरुद्ध है, इससे संविधान खतरे में पड़ रहा है। वास्तव में तो यह देश को भी खतरे में डालने वाली राजनीति है, घिनौनी राजनीति है। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नफरत छोड़ो, भाईचारा जोड़ो, संविधान बचाओ, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई है। संविधान बचाओ का मुद्दा का एक और प्रयोजन यह है कि मोदी सरकार न केवल सरकारी एजेंसियों का घोर दुरुपयोग कर रही है, बल्कि संस्थाओं का वो मोदीकरण भी कर रही है। कब्जा कर लेना, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे संविधान में विषय का विभाजन है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, मंत्रिपरिषद है, उसको जो विषय संविधान में दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके भी कहा कि ये इनको हैं, उस पर भी सामान्य कानून बना करके उसको अपने पक्ष में कर लेना। अरे भाई, विषयों के विभाजन संविधान में है, सामान्य कानून बना करके ऐसे अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन कर लिया, अब फिर आप जाओ कोर्ट में मुकदमे लड़ो। तो संविधान की ऐसी की तैसी तहस नहस कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण कर लिया, आपने देखा ही। तो सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किससे छुपा हुआ है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर 2015 में सरकार ने खूब आरोप लगाए। 16 में अमित शाह जी ने कहा कि इनकी फाइल तैयार है बिल्कुल, और उसी समय वो शामिल हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो फाइल कहां गई पता नहीं। तो संविधान के सभी मूल्यों का ह्रास किया जा रहा है। इस नाते एक मुद्दा संविधान बचाओ के रूप में है। अगला मुद्दा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मोदी से बहुत नाराज हो गया है, और उसमें बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जिसमें चारों के चारों शंकराचार्य हैं, और इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा संतों का वर्ग मोदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये जो संत लोग हैं, ये दोनों का अंतर समझा रहे हैं कि राम और मोदी एक नहीं है, अलग हैं। हम राम के समर्थक हैं, राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, राम को भगवान मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम मोदी को गलत मानते हैं। अन्य कारणों से, राजनीतिक कारणों से, किसी कारण से मोदी के समर्थन में नहीं है। तो इस तरह से हिंदुत्व को मोदी से अलग बताने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो संत समाज से आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डेंट है मोदी जी को। जैसे ओलंपिक बेटियों के माध्यम से जाट समाज का नाराज हो जाना एक बड़ा डेंट है। अब हम आते हैं मोदी के पक्ष में जो मुद्दे हैं उस पर। बीजेपी सरकार, मोदी जी की जो सरकार, उसके पक्ष में जो मुद्दे हैं, सबसे प्रचंड इनका मुद्दा है हिंदुत्व का, कि अब कोई सवर्ण, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी नहीं है, सब हिंदू हैं। हाँ, हिंदू लोग एक हो जाओ, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में डाल रहा है। भाई, चर्च पर चढ़कर स्लीव में वो भगवा लगा रहा है, मस्जिद के सामने वो नारे लगा रहा है, माँ की गाली देने वाले भजन वो सरेआम सड़कों पर गा रहा है, लाउड स्पीकर बजा रहा है, अधिकारी रोक नहीं पा रहे हैं, और खतरे में भी वही है, लेकिन है, लोग मान ले रहे हैं। तो हिंदुत्व का प्रचंड नारा बीजेपी के पक्ष में है, और ये एक नारा पीछे के सारे मुद्दों पर भारी पड़ जाता है। अब तक यही देखा गया है। कितना हकीकत है, कितना फसाना, यह अलग बात है, लेकिन देखा तो यही गया कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी का परचम हाई हो जाता है। हिंदुत्व से आगे है हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व का मतलब यह है कि हिंदू कुछ भी करेगा, अगर वो गैर हिंदू के खिलाफ कर रहा है तो मोदी सरकार एक्शन नहीं लेगी। मोदी जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इशारे में कहा भी कि समय आज आपके पक्ष में है, कुछ ऐसा करिए कि 1000 साल बदल जाए। उनका इशारा संदेश साफ था। हिंदू मंदिर में खड़े होकर के प्रधानमंत्री अगर यह बात कह रहे हैं तो किसको उकसा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? तो जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, हिंदुत्व का परचम हाई हो, उनके लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और यह मुद्दा बीजेपी के पक्ष में जाता है। अगला है राम मंदिर का मुद्दा, कि हमने राम मंदिर बनाने के लिए कहा और हम बना रहे हैं, अब ये बनकर तैयार ही होने वाला है।
प्राण प्रतिष्ठा हो ही गई है, हर तरफ राम राज आ गया है। टेलीविज़न चैनल तो यही कह रहे हैं, और बहुत बड़ी आबादी केवल टेलीविज़न ही देखती है, व्हाट्सएप से ही समझती है। ऐसी आबादी इसी को देश का विकास मान रही है और वो मोदी जी के एकदम साथ खड़ी है। इसके अलावा एक मुद्दा 370 का, धारा 370 हटाने का राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बनाया था और उसे हटा दिया है। ध्यान दीजिए, 2019 में हटा है, यानी चुनाव के बाद। तो उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव 2024 में होने जा रहा है। इस चुनाव के भाषण में कहा जाएगा कि हमने कहा था कि 370 हटा देंगे, हमने हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बना देंगे, हमने बना दिया। तो ये दो नारे एक साथ चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा सत्ता पक्ष के पास है। इसके अलावा जनता को अपने साथ जोड़ने वाली जो सीमेंट जैसा मुद्दा है वो है 5 किलो राशन, मुफ्त रिफाइंड सोयाबीन तेल, मुफ्त साबुत चना। तो ये मुफ्त की जो बात है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी जो है देश का सत्यानाश कर रही है, और खुद वही काम करते हैं। वैसे भी मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। अगर वो कहते हैं ये नहीं होना चाहिए तो करते वही हैं, अगर ये कहते हैं कि ये होना चाहिए तो उसे नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने लाल किले से कहा था कि महिलाओं का सम्मान होना ही चाहिए, महिलाओं के गुनहगारों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, बलात्कारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस दिन 15 अगस्त 2023 को इन्होंने ये भाषण दिया था, उसी दिन इन्होंने बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से रिहा करवा दिया था गुजरात से। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुतों को घर मिला है, तो यह मुद्दा भी भारत सरकार के पक्ष में जाता है, यानी मोदी जी के पक्ष में जाता है, और ये इनका चुनावी अच्छा मुद्दा है। हर घर नल का जल, ये एक स्लोगन चल रहा है। बहुत से घरों में पानी पहुंचा है, अब आता है कि नहीं आता है ये तो इस देश की जनता जानती है बहुत अच्छे से कि कोई भी जो सिस्टम डेवलप है वो कितना काम करता है। थाने पर कितनी FIR लिखी जाती है, अदालतों में कितना न्याय हो जाता है, लेखपाल कितना जल्दी आपको जाति प्रमाण पत्र बना कर देता है, कहीं कुछ नहीं होता है। उसी तरह से ये भी क्या होगा या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी यह एक मुद्दा सरकार के पक्ष में है। इसके अलावा 5 ट्रिलियन मैजिक फिगर, 2024 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है, ऐसी घोषणा सरकार की पुरानी रही है। अभी भी इसमें थोड़ा तत्व तो बाकी है। अभी भी मोदी जी बोल सकते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं, आप सबका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो यह अट्रैक्टिव मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। लेकिन दोस्तों, इतने सारे मुद्दे मोदी जी के पक्ष में गिनाया मैंने, बताया, और इतने सारे मुद्दे विपक्ष के पक्ष में मैंने बताए, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ, और ये मुद्दा मोदी के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे पर आप कर क्या सकते हैं। अगर चुनाव EVM से ही हुआ तो EVM के वोटिंग से ही EVM को हटाने की बात आप कह के कैसे जीतने की सोच सकते हैं। क्योंकि अगर आप EVM हटाने के पक्षधर हैं तो आप यह मान रहे हैं कि EVM में धांधली है, तो फिर उसी EVM के जरिए वोट डालने से आपका वोट कैसे बहुमत में आएगा जो EVM को हटाने के पक्ष में हो। फिर भी वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ, EVM हटाओ संविधान बचाओ। तो दोस्तों, मैंने इतने सारे मुद्दे विपक्ष के पक्ष वाले और सरकार के पक्ष वाले आपको बताए। आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपकी राय में कौन सबसे बड़ा मुद्दा है, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, किस पर वोट होना चाहिए, इस पर भी अपने कमेंट दीजिएगा, जिससे कि आम जनता की बात आम जनता तक और मेरे तक सब तक पहुंचे। मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करिए, खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।